नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप। आशा होगी आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 11th का जो फाउंडेशन वाला पार्ट है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और उसमें हमने लगभग पार्ट 1 हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। और उसमें हमने लगभग 12 क्वेश्चन तक चैप्टर नंबर 1 की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हमने डिस्कस कर लिए। यहाँ से हम आगे वाला पार्ट लगभग 12th क्वेश्चन तक तो हमने लास्ट वीडियो में रिकवर किया है। अब हम आगे वाला करेंगे, तो आप तब तक अच्छे से नोट्स बनाइए और साथ के साथ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को करते रहिए। नेक्स्ट चैप्टर अपना एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है। जैसे ये खत्म होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसकी भी वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगी। स्वागत है आपका इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पार्ट 2 में। चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमने लगभग ये डिस्कशन किया था और यहाँ तक हमने डिस्कस किया था शायद, यहाँ तक है ना। 13 क्वेश्चन, सॉरी। आ जाओ, हम 14 क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके सामने है सारा कुछ खेल। आ जाओ, अच्छे से करेंगे। 11th वालों ध्यान देंगे भाई, क्योंकि हमारा जो लेवल है वो बहुत अच्छा चल रहा है। तो आउटपुट मिलना चाहिए जिससे कि हमारा भी हौसला बढ़े। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन सी अभिक्रिया द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार नहीं है। देखो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है कि जो रिएक्टेंट का द्रव्यमान होता है वो प्रोडक्ट के रिएक्टेंट का द्रव्यमान प्रोडक्ट के द्रव्यमान के इक्वल होगा। अच्छा, रिएक्टेंट का द्रव्यमान प्रोडक्ट के द्रव्यमान के इक्वल कब होगा? जब नंबर ऑफ जो एटम है वो क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अगर वो बराबर है तो क्या होगा, इक्वल होगा। तो सिंपल देख लेना हम कि कौन बराबर है और कौन बराबर नहीं है। तो देखो 2 mg है। मेरे हिसाब से मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँ बेटा। तो ये देखो आप, यहाँ कार्बन कितने 3 और यहाँ कार्बन कितना है 1। यहाँ हाइड्रोजन कितने 8, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ ऑक्सीजन कितनी है 3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सेकंड करेक्ट होगा। आप मैच कर लीजिए। बाकी सब में देखो, बताओ। यहाँ कार्बन 1 है तो कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 4 और 4 8 है, और 2 दूनी 4 और 4 ही तो है। हाँ, 4 ही तो है, वो तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी 4 है, लगभग इक्वल है मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर अगला अच्छा सवाल है, ये भी मैंने आपको करवा रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन इंगित करता है कि गुणित अनुपात के नियम का अनुसरण हो रहा है। देखो, गुणित अनुपात का नियम मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं। मैंने बताया भी था कि कार्बन के दो हैं, एक है अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड है और एक आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो दोनों है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड के अंतर्गत यदि मैं आपको लिखूं कि 12:16 ग्राम हो गया, और इधर अगर मैं लिखूं तो 12:32 ग्राम हो गया, क्योंकि एक कार्बन का 12 होता है, एक कार्बन का 12 होता है। ऑक्सीजन का 16 ग्राम है और 16 दूना 32 ग्राम है। बोलो यस और नो। तो देखो, अब मेरे पास फिक्स मास है 12 ग्राम, और 12 ग्राम के साथ जो ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही है वो 16 ग्राम है, और एक के ग्राम कितना है, 32 ग्राम है। तो कौन से अनुपात में रिएक्ट कर रही है ये? सरल अनुपात में रिएक्ट कर रही है। तो सरल अनुपात में नियम कर रही है तो देखो, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड नामक दो ऑक्साइड बनते हैं जिनमें कार्बन की निश्चित मात्रा से संयोग करने वाली ऑक्सीजन की मात्रा 2:1 के साधारण अनुपात में होती है। बोलो करेक्ट ऑप्शन है कि नहीं है, आप ही बता दो मुझे कि साधारण अनुपात में है कि नहीं है, यानी 2:1 में है कि नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? इसमें भी आपका सेकंड ऑप्शन आपके पास ये करेक्ट होगा। आगे देखना ही नहीं है। देखो मैच, ये देखो, एक से ज्यादा विकल्प सही हो सकते हैं, बहु विकल्प मल्टी। आप जानोगे, बहुत अच्छा सवाल है। 11th वाले अपने नोट्स बनाएंगे प्रॉपर वे में, एक एक क्वेश्चन को आप लिखेंगे जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे ही लिखेंगे। ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे, आपका तो स्ट्रॉन्ग पार्ट है, अभी हम करवा रहे हैं। एसटीपी क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है। और इस पे वो बात कर रहा है कितने मोल की, 1 मोल की, और किसकी बात कर रहा है, ऑक्सीजन की बात कर रहा है, O2 की बात कर रहा है। तो आपको पता है कि 1 मोल ऑक्सीजन है, तो 1 मोल ऑक्सीजन का ये अणु है। अणु कितने हैं यहाँ पे, एक है। लेकिन अगर मैं एटम की बात करूं तो एटम कितने होंगे यहाँ पे, 2 परमाणु होंगे। यस और नो?
तो आपको मैंने बताया है कि मोल बराबर होता है कि ग्राम में मात्रा डिवाइडेड बाय क्या होता है बताओ, अणु भार होता है। तो ग्राम में मात्रा बटे अणु भार मोल होता है। तो हमारे पास एक मोल तो पहले से ही दिया है। अगर मैं संख्या निकालूं तो मोल को मल्टीप्लाई कर दूं किससे, Na से कर दूं। अगर मैं Na से कर दूं तो Na तो कितने अणु हो जाएंगे, इतने अणु हो जाएंगे। बट परमाणुओं की बात करेगा तो मुझे गुणा करना पड़ेगा 2 से, किसको, मोल को, और फिर गुणा करना पड़ेगा Na से। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि परमाणु ऑक्सीजन में कितने होते हैं बताओ, 2 होते हैं। बोलो यहां तक कोई समस्या? क्या इतने ऑक्सीजन के अणु के बराबर होगा Na के? बिल्कुल करेक्ट होगा। इतने परमाणु के बराबर नहीं होगा, क्योंकि मुझे परमाणु में गुणा करना पड़ेगा कितने का, 2, तब इक्वल होगा। समझ रहे हो बात को? 16 ग्राम ऑक्सीजन के नहीं भाई, एक O2 है तो 2 है ना, तो 16 दूना कितना ग्राम होगा बोलो, 32 ग्राम होगा। मैंने आपको बोला कि भाई लैब में से 1 मोल O2 लेके आओ, तो आप कितना लाओगे, 32 ग्राम लाओगे भाई। तो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। कौन सा करेक्ट ऑप्शन होंगे, पहला और सेकंड, वो फोर्थ, सॉरी। अच्छा सवाल तो ये है भाई, आ जाओ। अब आप कह रहे थे ना कि सर लेबल मत करवाओ, लेबल मत करवाओ, देख लो क्वेश्चन आ गया। यार क्वेश्चन आएगा तो हवा भी नहीं लगेगी, फैन चलेगा फिर भी नहीं लगेगी। वही तो क्वेश्चन है ना, इसीलिए तो आप समझो कि सल्फ्यूरिक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ निम्नलिखित अभिक्रिया करता है। ये रिएक्शन है, तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। तो यहाँ 1 है, 2 है, 1 है, 2 है। वो कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का 0.1 एम 1 लीटर के साथ, इसका 0.1 1 लीटर के साथ, तो प्राप्त सोडियम सल्फेट की मात्रा और विलयन में इसकी मोलरता ज्ञात कीजिए। तो देखो, मैं अगर इसकी मोलरता निकालूं आपके पास, तो मोलरता तो हमारे पास इतनी दे रखी है, 0.1 एम 1 लीटर है, और 0.1 एम 1 लीटर है। कराई जाती है तो प्राप्त सोडियम सल्फेट की मात्रा तथा विलयन में इसकी सांद्रता ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि इसमें 0.1 में अगर मैं मोल की बात करूं तो इसके मोल कितने होंगे बोलो, 0.1 होंगे, और इसी के मोल भी कितने होंगे आपके, 0.1 होंगे। मेरे पास मोल आ गए तो मैं मोल से क्या निकाल सकता हूं, एलआर चेक कर सकता हूं, और एलआर क्या होगा, 0.1 बटे स्टाइक्यूमेट्रिक और 0.1 बटे स्टाइक्यूमेट्रिक। तो इसकी तो वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 0.1 आएगी, और इसकी वैल्यू आप निकाल लेंगे कितनी आएगी बताओ एलआर में, कितनी वैल्यू आएगी भाई, कमेंट करके बताओ। भाग देना ही नहीं आता, बोलो कितनी आएगी। अरे इतना तो कर लो, 0.05। ये लेस अमाउंट में है तो क्या होगा बताओ, ये एलआर होगा। लेस अमाउंट वाला क्या होता है, एलआर होता है, यानी एलआर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, एलआर होगा। तो इसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर। तो बताओ एलआर ये है, रिएक्शन इसके अकॉर्डिंग होगी। तो बताओ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एलआर, तो हमारे पास बनाना क्या है, सोडियम सल्फेट। तो आपको पता है कि कितना है अपने पास, ये 2 से कितना बनता है, 1 बनता है। तो अब आप लगा देंगे स्टाइक्योमेट्री रिलेशन कि 2 से कितना बनता है, ये 1 बनता है। तो अपने पास कितने दे रखे हैं, अपने पास कितने मोल हैं, 0.05 है। तो गुणा करके आप निकाल लेंगे, डायरेक्ट सवाल आंसर आ जाएगा इसका। भाई इसके 2 से कितने मोल बनता है बताओ, 1 है ना। तो हमारे पास कितने मोल हैं इसके, कितने मोल आए हैं बताओ, जो रिएक्शन को फिक्स करेगा वो कितने मोल हैं मुझे बताओ आप कमेंट करके, मैं तभी कराऊंगा सवाल। बताइए, नहीं किया क्या, फिर भी सुनो। एलआर मुझे पता लग गया, तो मुझे एलआर पता हो गया तो मैं रिएक्शन में तो एलआर लिखूंगा नहीं, इसको तो मैं हटा दूंगा, इससे तो मुझे कोई मतलब भी नहीं है। तो फिर क्या होगा सर, तो मुझे आप बताइए कि इसमें मुझे एलआर पता लग गया, एलआर है ये, हटाओ, दोबारा रिएक्शन करते हैं। बोलो इसके कितने मोल हैं, 0.1 मोल। वॉल्यूम कितना है बोलो, 1 लीटर। इसके कितने मोल हैं बताओ, 0.1, और इसका भी वॉल्यूम कितना है, इतना। एलआर यही है, एलआर यही है। तो इसके 2 से कितने मोल बनते हैं बताओ, 1 मोल बनता है। अपने पास कितने मोल है, 0.01।
तो बोलो 1/2 इंटू 0.1। अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा तो कितना आएगा 0.05 मोल। 0.05 मोल किसके आएंगे बताओ, Na2SO4 के मोल आ जाएंगे। जब मेरे पास मोल आ जाएंगे, इसको रफ कर लेते हैं, अगर मेरे पास मोल आ गए तो मैं ग्राम में मात्रा निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा, क्योंकि मोल बराबर होता है ग्राम में मात्रा डिवाइडेड बाई कौन सा भार आएगा बोलो, अणुभार। तो ग्राम में मात्रा बराबर बोलो मोल कितने आए 0.05। अणुभार, इसका अणुभार हमने कैलकुलेट किया हुआ है, पर इसका सोडियम सल्फेट का अणुभार होता है 142, और आप जब इसको गुणा करेंगे तो वो आएगा 7.0 ग्राम। तो सोडियम सल्फेट की जो ग्राम में मात्रा है वो कितनी आई है, इतनी ग्राम आई है। पहली बात तो ये है। जब मेरे पास ग्राम में मात्रा आ गई है ना, तो मोलैरिटी पूछ रहा है, आयतन कितना हो गया 1 लीटर, और 1 लीटर तो कितना लीटर 2 लीटर। तो मोलैरिटी क्या होती है, मोलरता बराबर होती है आपकी मोल बटे वॉल्यूम, और मोल कितना है 0.05 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम 1+1। अब आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये कितना आया। इजीएस्ट सवाल लें, थोड़ा सा समझें, जो भी मैंने आपको थ्योरी में करवा रखे हैं ना उस हिसाब से सवाल होगा, तो थोड़ा सा आप इसको बैलेंस जरूर करें। समझ में आ रही है ना, नहीं आता है तो फिर भी पूछें आप। चलें, चलो ऑप्शन आप मैच करेंगे, मैंने आपको पूरी रामलीला बता दी है। अगला क्वेश्चन नंबर 18, देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि निम्नलिखित जोड़ों में से किसमें परमाणुओं की संख्या समान है। देखो परमाणु समान, देखो पहले तो मोल भी मत निकालो आप डायरेक्ट, ठीक है ना। देखो क्या परमाणु ऑक्सीजन ऑक्सीजन बोलो समान है। अभी मैं परमाणु देख रहा हूं, मैंने ग्राम में मात्रा नहीं निकाली है, मैं ऑप्शन क्रिएट, देखो यहाँ परमाणु 2 है, यहाँ परमाणु 3 है, तो ये तो ऑप्शन क्रॉस हो गया, बोलो काट दिया तो मैंने। यहाँ परमाणु 2, एक ये हो सकता है, यहाँ एक है और यहाँ एक है, एक ये हो सकता है, तो 3 हो सकते हैं। तो पहला तो मैंने कट ही कर दिया, तो पहला तो होगा ही नहीं। चलो यहाँ परमाणु नहीं, पहले में तो हो सकता है ना, सॉरी ये हो सकता है। दूसरा मैंने कट कर दिया, इस वाले को मैंने कट कर दिया, बोलो कर दिया। अब देखो ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, तो 16 दूना 32, 16 दूना 32 यानी 1/2 मोल आ गए, और 1/2 मोल इंटू क्या हो गया Na, तो इतने आए। ग्राम में मात्रा 4, अणुभार 2, एक कितने आए 2Na आए, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। ये होगा नहीं इन दोनों में से, देखो 28 28 ग्राम में मात्रा 28 बराबर कितना आया 1, और गुणा करेंगे Na से Na आ गया, और 32 डिवाइडेड बाई 16 दूना 32 बराबर कितना आ गया 1, 1 इंटू Na आ गया। तो इसमें अणुओं की संख्या समान है। कार्बन के कितने ग्राम है 12, 12/12 बराबर कितना 1 मोल, और गुणा किया Na से 1Na आए। और 23/23 33 23 डिवाइडेड बाई 23 1 इंटू गुणा किया किससे Na से, तो ये इन दोनों में अणुओं परमाणुओं की संख्या क्या है समान है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपके पास, ऑप्शन नंबर ये आपके ये वाला करेक्ट होगा। कौन कौन से होंगे बताओ, एक तो आपके पास सेकंड होगा, वो थर्ड होगा, और एक आपका फोर्थ होगा। चलें आगे भाई, आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आपकी स्क्रीन पे है। देखो निम्नलिखित में से किसकी सांद्रता समान है। अब सांद्रता पूछ रहा है भाई, देखो सब कुछ पूछ लिया है इसने, तो आयतन दे रखा है, मोल ग्राम में मात्रा में निकाल लो ना, बोलो भाई 11th वाले स्पीड में नहीं है ना। ग्राम में मात्रा बटे अणुभार इंटू 200 गुणा 1000 आप निकालेंगे स्वयं। यहाँ देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है। मोल दे रखे हैं 0.5 डिवाइडेड बाई 200 इंटू कितना बोलो 1000, ये निकालोगे आप। ग्राम में मात्रा 40 डिवाइडेड बाई 40 इंटू कितना 100 इंटू कितना 1000, ये भी निकालोगे आप। ग्राम में मात्रा कितनी 20, अणुभार कितना 40, और इतना 100 इंटू 1000, ये भी आप निकालोगे। फिर देखोगे कि आंसर किस किस का सेम आता है, जिस जिसका सेम आएगा ना उसको आप मैच करके बता देंगे। इजीएस्ट है, इसको भी बता दूं मैं। ऑक्सीजन के 16 ग्राम में अणुओं की संख्या उतनी ही होती है जितनी, तो 16 ग्राम में अणुओं की संख्या निकालो, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, ऑक्सीजन O2 में होता है, तो 1/16 दूना 32, 1/2 गुणा करेंगे किससे बताइए मुझे Na से।
अच्छा अब Na निकालो 1/2। तो देखो 16 दूना 32, ग्राम में मात्रा 16 बटे अणुभार 12, और आपके पास इसका होता है ऑक्सीजन का 16, 16 और 12 28 इंटू Na। कैलकुलेशन 11th वाले देख लूंगा मैं किस किसने की है। ग्राम में मात्रा 28 डिवाइडेड बाई 28, गुणा कर देंगे किससे, Na से। ग्राम में मात्रा 40, अणुभार भी कितना 14 दूना 28 इंटू कर दूंगा Na से, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं। और ग्राम में मात्रा 1 कितना 2 इंटू गुणा कर देंगे किससे, Na से। सारी कैलकुलेशन करके आंसर कमेंट बॉक्स में आप करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे देखो अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी राशियां मात्रक रहित हैं। अरे भैया मूललता का तो बहुत जोर से मात्रक होता है, मोल किलोग्राम इनवर्स, इसका होता है मोल लीटर इनवर्स। मैंने तो पढ़ा नहीं, तो मैं पढ़ा हो तो लिख देना कमेंट में। इन दोनों का कोई मात्रक नहीं होता। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ये वाला। अगला, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का एक कथन निम्नलिखित है कि जब विभिन्न तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं तो यौगिक बनते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस कथन से संबंधित है। कौन सा कथन इनमें से संबंधित नहीं है। देखो ये मिस्टेक होगी माइनर वाली। कौन सा नहीं है, तो द्रव्यमान संरक्षण का इससे कोई लेना देना नहीं है, और आवोगाद्रो का इससे कोई लेना देना नहीं है। एक तो स्थिर अनुपात का, और एक कौन सा होता है इसमें, गुणित अनुपात का। दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं। ठीक है ना। हाँ जी सुनो, अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है कि कार्बन 12 के एक परमाणु का ग्राम में द्रव्यमान कितना होगा। आप जानते हो 12 ग्राम। तो मैंने आपको बताया कि 12 ग्राम किसके बराबर होता है, आवोगाद्रो संख्या के बराबर होता है। इतने उसमें एटम होते हैं। तो मैं यहाँ ऐसे कह दूं कि जब इतने एटम होते हैं ना, कितने, इतने इतने एटम होते हैं, तब उनका जो भार होता है वो कितना ग्राम होता है, 12 ग्राम। तो मेरे पास कितना एटम होगा बताओ, एक एटम तो कितना होगा बताओ, 12 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है ना। इसका भी कैलकुलेशन आप करके बताएंगे, चेक करूंगा कॉपी में कौन कौन कर रहा है और कौन कौन नहीं कर रहा, देखते हैं पता लगेगा। देखो कि निम्नलिखित परिकलन में उत्तर में कितने सार्थक अंक होंगे, इसके आप कैलकुलेशन कर लेना। तो सबसे कम सार्थक अंक किसमें, यही तो है सबसे कम, तो आंसर में उतने ही होने चाहिए आपके। देखो मैं बताऊं, मैंने तो आपको कैलकुलेशन कर रखी है फिलहाल, एक सेकंड रुके आप, जस्ट वेट। कितनी कर रखी है, हाँ लगभग इसका आंसर आएगा 5.4। तो सार्थक अंक कितने होने चाहिए, 5.4 होने। वैसे एग्जैक्ट वैल्यू तो 5.4 इतना आएगा, तो क्या ले लेंगे आप 5.4। मोल की एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट मोल ही होती है। मोल की एसआई यूनिट क्या होती है, मोल ही होती है। ठीक है ना। वो कह रहा है कि एक मोल को परिभाषित, हाँ ये बताते हैं कि एक मोल क्या होता है, का 1/12वां भाग, 1/12वां भाग किसका, C12 कार्बन के समस्थानिक का। C12 कार्बन के समस्थानिक का 1/12वां भाग ही क्या कहलाता है आपका, वो कहलाता है क्या, वो आपके मोल कहलाता है। C12 का 1/, एक सेकंड, हाँ तो एक मोल क्या कहलाता है आपको पता लग गया, C12 यानी 1/12वां भाग किसका, कार्बन के 12वें समस्थानिक का। देखो सर, मोलरता 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है, और 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। इसका मात्रक मोल किलोग्राम इनवर्स होता है, इसका मात्रक मोल लीटर इनवर्स होता है। सब करा रखा है। इसको जोड़ लो, इसको जोड़ लो, इसको जोड़ लो। देखो मैं तो आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, मैंने कर रखी है कैलकुलेशन, कितनी है आप करना। इसका मॉलिक्यूलर वेट अणु भार आता है 310, जिसमें से आपके पास कौन कौन से हैं वो भी मैं बता दूं आपको। 310 में कौन कौन कैसे कैसे होगा, तो 310 में से
आप डिवाइड कैल्शियम का निकाल लेंगे, कैल्शियम का 40 होता है, तो 40 डिवाइडेड बाई 310 इंटू 100, प्रतिशत मात्रा मैंने बता रखी है आपको। ऐसे ही फास्फोरस की निकाल लेंगे, ऐसे ही ऑक्सीजन की निकाल लेंगे। और फास्फोरस को होता है 31, 31 है ना, तो 2 कर लो साइड, 31 इंटू 2, ये हो गया 2, और ये 62 होता है मेरे हिसाब से, है ना। तो 62 का वैल्यू रख देंगे आप और उस हिसाब से निकाल लेंगे, ठीक है ना। है ना, कितना बोलो, 62 डिवाइडेड बाई 310 इंटू 100, और बाकी बचा कुचा होता है आपके पास कितना, 16, और कितनी ऑक्सीजन हो गई, 8, तो 16 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 310 इंटू गुणा कर देंगे 10, तो यहाँ से प्रतिशत मात्रा आ जाएगा इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है ना। ठीक है ना। चलो अगला सवाल, अगला सवाल, अभी इस स्लाइड को चेंज करते हैं। हाँ भाई, कैल्शियम हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, देखो कह रहा है कि 45.4 लीटर डाई नाइट्रोजन, कितना है 45.4 लीटर, और 22.7 लीटर ऑक्सीजन से कितना मिला, कि 45.4 लीटर मिला, आयतन मिल रहा है 45.4 से इतना मिल रहा है। वो पूछ रहा है कि कौन से नियम का पालन हो रहा है और उस नियम का कथन भी बताइए। तो कथन तो आप लिखोगे, मोल आपके इतना मिल रहा है, ठीक है ना। आपको पता है आयतन में फॉर्मूला आप जानते हो, मोल बराबर होता है 22.4, वो आयतन बटे 22.4 भी होता है, 7 भी होता है, तो यहां से मोल निकाल लेंगे। बोलो 45/4, 4 नहीं, 45.4 डिवाइडेड बाई 22.4, 22.7 डिवाइडेड बाई 22.4, और 45.4 डिवाइडेड बाई 22.4, ठीक है ना। तो लगभग लगभग ये 2 बार कटेगा, ये लगभग लगभग 1 बार कटेगा, ये लगभग लगभग 1 बार कटेगा। तो अनुपात क्या आया आपको पता है, 2:1:2 आया इसमें। तो 2:1:2 अगर आ रहा है तो कौन से नियम की पालना हो रही है, आप इसको आराम से बता सकते हो कि कौन सा नियम है। ये गैलूसैक का आयतन संबंधी नियम होता है, जिसमें जो जो आपस में अभिकारक और उत्पाद जो बनते हैं या क्रिया करते हैं, वो एक सरल अनुपात में क्रिया करते हैं। क्या कह रहा है, दो तत्वों के संयोग से यदि एक से अधिक यौगिक बनते हैं तो किसी तत्व के वे द्रव्यमान जो एक दूसरे के तत्व के स्थिर द्रव्यमान से संयोग करते हैं पूर्ण संख्याओं के अनुपात में होते हैं। क्या ये कथन सही है, बिल्कुल सही है। हाँ, ये किस नियम के अकॉर्डिंग है, मैंने अभी पीछे पढ़वाया है आपका, मैंने ये वाला क्वेश्चन पीछे पढ़वाया है। और ये कौन सा है, गुणित अनुपात का नियम है। मैंने उदाहरण भी बताया था, एक CO का बताया, एक CO2 का बताया। ये 12 ग्राम होता है, ये 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, और ये 12 ग्राम होता है, ये 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है। तो ये आपस में कौन से अनुपात में क्रिया करते हैं, सरल अनुपात में, यानी 1:2 के रेशियो में करते हैं। तो कौन सा नियम होगा, ये आपका गुणित अनुपात का नियम होगा। इस नियम से संबंधित एक उदाहरण ये कर सकते हो आप, ये वाला दे सकते हो, और भी दे सकते हो। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे उदाहरण हैं इसके, बताऊं चलो। देखो H2 है ना, और वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, वाटर बनाता है। और जब ये ऑक्सीजन के साथ ही क्रिया करता है तो हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ हाफ O2 होता है, तो हाइड्रोजन की ग्राम में मात्रा 2 ग्राम है और इसकी भी ग्राम में मात्रा 2 ग्राम है। तो यहाँ कितने ग्राम है, 16 ग्राम है, और यहाँ कितना ग्राम है, 32 ग्राम है। तो हाइड्रोजन की 2 ग्राम के साथ कितनी क्रिया करता है, ये 16 ग्राम, और ये कितनी क्रिया करता है, 32 ग्राम। जब ये 16 ग्राम करता है, ये 32 ग्राम करता है, तो क्या होता है सर, सुनो। तो अनुपात बोलो, 16 एकम 16, 16 दूना 32, सरल अनुपात में क्रिया करता है। कौन सा नियम कहलाता है, गुणित अनुपात का नियम कहलाता है। देखो बहुत अच्छा सवाल है 11th वालों। देखो आप तो देखो, आपको तो पता है, मैंने करवाया जो मुझसे पढ़ाया। तो निम्नलिखित आंकड़ों का उपयोग करके हाइड्रोजन परमाणु के औसत द्रव्यमान की गणना कीजिए। आ गया सर, कुछ नहीं करना था, इन दोनों को जोड़ दो, भाग 100 का लगा दो, 9995 इंटू इसका मोलर द्रव्यमान प्लस ऑफ 0.0105 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। डायरेक्ट आएगा, जो आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट सवाल है ये। तो बहुत सारा क्लोरीन का आपकी एनसीईआरटी की जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसमें दे रखा है। ये तो नहीं दे रखा, लेकिन इस जैसा दे रखा है। आ जाओ भैया, क्या कह रहा है सर, अरे लंपट कहाँ जा रहा है भैया, यहीं रुक।
वो कह रहा है कि प्रयोगशाला में आप इसको ऐसे जानेदार बनाते हैं। देखो जिंक का दिया है उसने, सब कुछ देता है 11th वालों, ध्यान से देख लो। इसका कितना दिया है, इसका मोल बताओ एक, और इसके मोल कितने, एक। वो कह रहा है कि 32.65 ग्राम जस्ता यानी जिंक की एसटीपी पर एचसीएल से अभिक्रिया से मुक्त हाइड्रोजन गैस के आयतन की गणना कीजिए। भाई साहब एसटीपी पर एक मोल कितना आयतन देता है, आपको पता है कितना देगा बताओ, 22.4 लीटर आयतन देगा। सीधी सी बात है कि यहां में इसका ग्राम में मात्रा कितनी लिख लूं, 63.5। डायरेक्ट चूंकि इसलिए से कराओ कि 63.5 ग्राम जिंक से कितना, किसका पूछा है, हाइड्रोजन का आयतन प्राप्त होता है 22.4 लीटर। बोलो कि भाई 63.5 से कितना मिलेगा, 22.4 लीटर मिलेगा। तो एक से कितना मिलेगा, 22.4 डिवाइडेड बाई 63.5, तो कितना है क्वेश्चन में, 32.65 ग्राम से कितना मिलेगा, 22.4 बटे 63.5 इंटू 32 पॉइंट क्या आ जाएगा, 65 ग्राम आ जाएगा। सर कैलकुलेशन मुझे चाहिए, आंसर आपको चाहिए, कमेंट बॉक्स में देखूंगा बेटा कौन कौन करता है और कौन कौन नहीं करता, ठीक है ना। तो आपको ये इसमें आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। आगे, हाँ जी सर, ये भी अच्छा है। देखो यूनिट कन्वर्जन में देखो, यूनिट कन्वर्जन मैंने सिखाया है ना, स्पीड में इसलिए चल रहे हैं सर क्योंकि यूनिट कन्वर्जन तो मैंने बहुत अच्छे से सिखा रखा है कि 3 मोलर सांद्रता वाले NaOH विलयन की डेंसिटी इतनी है तो विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। मोलल है ना भैया, मोलल है। मोलल बोलो W/W है कि नहीं है, बिल्कुल है। डेंसिटी बोलो भाई कितना है कि नहीं है, बोलो है। मैंने बताया कि W/W को किस में चेंज करना है, W/V में चेंज करता है। 4 स्टेप फॉलो करते हैं, बॉक्स बना लो, बॉक्स डब्बा, डब्बे का खेल है। एक दो, बोलो बनाओ बॉक्स। ये नहीं देता, नहीं देता, नहीं देता, नहीं देता, नहीं देता ना, तो ये कौन सा ले होगा बताओ, विले होगा। ये कौन सा लायक होगा बताओ, नालायक नहीं विलायक होगा। और ये कौन सा होगा बताओ, विलियन होगा। ये ग्राम में मात्रा होगी, ये डेंसिटी होगी ग्राम पर ml में, और ये वॉल्यूम होगा किसमें, ml में। डेंसिटी बोलो कितनी दी है, 1.010 ग्राम ml इनवर्स। सर 3 मोलल है, मोललता बराबर N/W/V। एन कितना, 3/W/V, एक मान लू टेंडिंग, तो मोल कितने आ गए, 3। मोल बराबर ग्राम में मात्रा बटे कौन सा भार बताओ, अणु भार। ग्राम में मात्रा बोलो निकालनी है तो ग्राम में मात्रा बराबर बोलो मोल इंटू कौन सा भार होगा बताओ, अणु भार होगा। तो मोल कितने हैं, 3। अणु भार NaOH का 40, ग्राम में मात्रा कितने ग्राम हो गई बोलो, 120 ग्राम। तो ये भैया 120 ग्राम आ गई। एक सेकंड कलर देखते हैं सर, दिखेगा नहीं ये, है ना, नहीं तो फिर ऐसे ही कहेंगे सर दिख ही ना रहा हूं, बहाना पहले तैयार कर लेते हैं। चलो आ गई ना, आ जाओ फिर गुरुजी। और का ऐसा, अच्छा विलायक मैंने 1 किलोग्राम मानो तो कितने ग्राम है वो बताओ, 1 किलोग्राम 1000, विलायक की ग्राम में मात्रा 1000, तो जोड़ दिए तो कितने 20 है वो बताओ, 1120 क्या हो गया, ग्राम है ना, ये ग्राम हो गया। तो D बराबर क्या होता है, M/V होता है, तो V बराबर क्या होगा, M/D होगा। M कितना है, M देखो भाई, M कितना है, ग्राम मतलब कुल भार 1120, D कितना 1.1010। कैलकुलेशन करके बताता हूँ, मैंने तो कर रखी है, तुम तो करना या मत करना, तुम्हें क्या नीड है करने की। अभी बताते हैं, इसकी कैलकुलेशन हमने कर रखी है ना, कितनी आएगी, 100, यानी इतनी आएगी 1009 ml आएगी। मैंने रख दिया 1009 ml। बताओ जो चाहिए वो निकाल लो आप। बताओ क्या पूछ रहे हैं, बिलियन की मोलरता। क्यों खेल रहा है सर हमारे साथ ये, अरे इसको मजा आ रहा है भाई, मोल बटे वॉल्यूम। और मोल को क्या लिखेंगे, ग्राम में मात्रा बटे कौन सा भार, अणु भार इंटू विलियन का आयतन ml में गुणा कितने से करेंगे, 1000 से। ग्राम में मात्रा कितनी है जरा बोलो, ग्राम में मात्रा 120 है, अणु भार कितना है 40 है, आयतन कितना आया 109 इंटू कितना ml से गुणा 1000। कमेंट में करेंगे क्लास 11 फाउंडेशन। चलें आगे, ये भी हो जाएगा क्वेश्चन, अच्छा है मजेदार सवाल है। चलो
फिर सभी मजा ही आ रहा है। देखेंगे बेटा, नंबर नहीं आए ना तो ध्यान रख लेना। कह रहा है कि ताप में परिवर्तन के साथ विलयन के आयतन में परिवर्तन होता है, क्या मोललता पे ताप का प्रभाव पड़ेगा क्या? भाई साहब मोललता पे नहीं पड़ता, क्योंकि N/V होता है, स्मॉल W होता है ना। और जो द्रव्यमान होता है ना लाला, वो द्रव्यमान किस पे डिपेंड नहीं करता, ताप पे डिपेंड नहीं करता। ताप पे डिपेंड करता है क्या, एक चीज करती है जिसे क्या बोलते हैं, बोलो, आयतन बोलते हैं। सर देखो, ओ सुनो भाई, अरे क्यों खेल खेल रहा है इन बच्चों के साथ, इनको सब कुछ आता है, हमने सब पढ़ा रखा है इनको। ऐसा कोई भी सवाल नहीं है जो ये नहीं कर पाएंगे, और करके आएंगे, मानेंगे नहीं, सब कुछ करेंगे, दिखाएंगे मुझे कि कहाँ कहाँ किया है, देखिए इनको। हंसलो मत नालायक। ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, देखो 4 ग्राम है, अणुभार है 40 ग्राम, मोल इनवर्स है 36 ग्राम है, अणुभार जल का 18 ग्राम मोल इनवर्स है। प्रत्येक घटक के मोल अंश, अरे भैया मैं रटा हूं क्या, Na डिवाइडेड बाई Na प्लस ऑफ Nv होता है, Xv बराबर होता है Nv अपॉन Na प्लस Nv होता है। ग्राम में मात्रा 4 है, अणुभार 40 है, कितना आ गया 1/10 मोल। ग्राम में मात्रा कितनी है, 36 ग्राम है, अणुभार 18 ग्राम, मोल इनवर्स है 18 दूना 36 आ गया। इसकी कैलकुलेशन कर ली तो कितना आ गया, 0.1 आ गया। बोलो 0.1 डिवाइडेड बाई 0.1 इंटू 2, बोलो 0 पॉइंट नहीं, ये तो 2 ही आएगा, 2/0.1 प्लस 2, बोलो क्लियर है क्या, आ जाएंगे क्या? भाई साहब एक और चीज पूछ रहा है, कौन सी लड़ता पूछ रहा है, मोलरता पूछ रहा है। कैपिटल एम बराबर क्या होता है, विलेय की ग्राम में मात्रा बटे विलेय का अणुभार इंटू विलयन का आयतन ml में गुणा कितने से करेंगे बताओ, 1000 से। तो कैपिटल एम बराबर विलेय की ग्राम में मात्रा कितने ग्राम दे रखी है भाई, विलेय की ग्राम में मात्रा 4 ग्राम, अणुभार है 40 ग्राम, क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम तो नहीं है, वी बराबर क्या होता है, एम बटे डी होता है। एम कितना, 36 प्लस 4 बराबर 40, और डेंसिटी कितनी है 1, तो वी भी कितना आ गया, 40 आ गया। और 40 इंटू क्या कर देंगे, 1000। एक बड़े काम की चीज देखो, अगर डेंसिटी 1 है तो उसका v बराबर किसके हो जाएगा, w के। क्लियर है क्या? चलो ये भी हो गया सर, गुरु जी सब कुछ हो गया तो मत दो, क्यों दो, सब कुछ है ना। सुनो 35वां सवाल क्या कह रहा है कि ये ऐसे कहता है, ए भैया हम जाने सीमांत नहीं बोलेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट बोलेंगे, है ना। ऐसे ऐसे अभिक्रिया है, वो कह रहा है ए के 5 मोल, वी के 6 मोलों से अभिक्रिया में, कि वो पूछ रहा है सीमांत अभिकर्मक कौन सा है। आपको पता है रिएक्शन है 2A प्लस ऑफ 4V इक्वल्स, बोलना एक बार, 3C प्लस 4D। इसका स्टाइक्योमेट्रिक 2, इसका स्टाइक्योमेट्रिक 4, LR निकाल लूं क्या? मोल कितने, 5/2 बराबर कितना LR आया, 2.5, वैल्यू लॉइस्ट आनी चाहिए। बोलो मोल कितने, 6, LR 4, 4 बोलो 3, 3/2, 2 कितना 1.5, LR कौन से भाई साहब रहे हमारे, BLR है। कौन सा LR है, बी, बाकी मिटा दूं मैं इसको, इसको तो रिएक्शन में इन्वॉल्व ही नहीं करते। तो बी कौन हो गया बताओ, LR हो गया। अगर बी LR है तो रिएक्शन इसी के अकॉर्डिंग चलेगी। अब इसी के अकॉर्डिंग चलेगी तो देखो 4 से कितना बन रहा है, 3 बन रहा है, तो बी के कितने मोल हैं, 6, तो 3/4 इंटू 6, बोलो 2 बार कटा, 3 बार कटा, 3 तिया 9, 2/5 बराबर आंसर कितना आया, 4/5। निकाल लेंगे। ये मैच करवा रहा है, करेंगे सर, मैच करियो गुरुजी, तुम ना करें साहब, करेंगे ना, अरे करेंगे भाई, आ जाओ। बोलो जोर से बोलो, निम्नलिखित सुमेलन जानते हो क्या? है बोलो तो सही, इसी को बोलते हैं मैच, और मैचिंग, मैच से एक वर्ड बना है मैचिंग, और वो आप अच्छी तरह से जानते हो मैचिंग क्या होती है। 44 होता है, ग्राम में मात्रा कितनी है भैया, 88 ग्राम बटे 44 ग्राम, कितना आया, 2 मोल, 2 है का, ये तो मिल गो। इतने जल्दी क्यों कर रहे हैं, जल के, वाटर के हैं, इतने अणु होंगे, बिल्कुल होंगे। एसटीपी पर ऑक्सीजन के 5.5 लीटर, मोल निकालो भाई साहब। जल के, अभी सुनो, आयतन बटे 22.4, भाग लगाओ भाई, भाग लगाओ, भाग लगाओ, भाग देखो कितना आता है, कितना है बताओ, 5.6 डिवाइडेड बाई 22.4, 0.25 है का, हीरो भाई साहब, ईमेल को। अच्छा, ऑक्सीजन की ग्राम में मात्रा दे रखी है इतनी, अणुभार होता है 16 दूना 32,
मेरे हिसाब से 3 बार आता है, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, भाई साहब हीरो। और कौन सा रहेगा? किसी भी गैस का 1 मोल इसके बराबर हो जाएगा, अणु की फॉर्म में होगी। और लास्ट बचा क्या? जल के। अगर जल के इतने अणु हैं तो उसमें मोल कितना होगा? एक ही तो होगा। बताओ आनंद आ रहा हो कि ना आ रहा हो? लग रहा है ना कि हम पढ़ रहे हैं कुछ भी है? बोलो यस और नो, बता तो दो भाई कि ना बता मैं। हाँ जी, देखो एक और पानी पी लें। चलो पानी तो पीते हैं। हाँ साहब। अरे मात्रकन ने काई को मिलवा रहे हो साहब इनने? ले मिलाऊं, चलो 1 सेकंड लगेगी। मोलरता को मोल प्रति लीटर, मोल अंश को कोई भी मात्रक ना रहे, इकाई रहित। मोल को मात्रक मोल ही रहे भैया, मोल ही रहो। मोल ललता को मात्रक मोल किलोग्राम, दाब को मात्रक पास्कल, घनत्व को मात्रक घनत्व को ग्राम पर ml, द्रव्यमान को मात्रक किलोग्राम। और का रहेगा? और दीप्ति, दीप्ति का रहता है कैंडेला। और एक और रहेगा भाई साहब, एक नीचे होगा फिर, देखते हैं नीचे है। द्रव्यमान, दीप्ति, दाब, मोललता, मोलंश, सब तो आ गया। घनत्व आएगा ई, वैसे ही दे रखो, एक्स्ट्रा है। चलो अभिकथन पे आ जाओ भाई, अभिकथन और तर्क पे। देखो ये क्या कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों में ए के पश्चात तर्क आर दिया गया है ना, असर्शन और रीजन वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का आपको चयन करना है। पहला इस हिसाब से बताना है। नंबर 1 कर लेते हैं पहले। देखो कि एथीन का मूलानुपाती सूत्र होता है CH, और एथीन का अणुभार होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, 13 हो गया। और इसका दुगना कर दूं तो कितना हो गया? 26 हो गया। तो आणविक द्रव्यमान का आधा है मूल अनुपाती। तो ये इसका कौन सा सूत्र होगा बताओ? मूल अनुपाती सूत्र होगा। और ये इसका कौन सा सूत्र होगा बताओ? अणु सूत्र होगा। तो आणविक द्रव्यमान 26 है और मूल अनुपाती सूत्र कितना है? 13 ग्राम। तो एथीन का मूल अनुपाती द्रव्यमान आणविक द्रव्यमान का आधा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मूलानुपाती सूत्र यौगिक में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की संख्या के अनुपात को सरलतम पूर्ण संख्याओं में प्रदर्शित करता है। करता है कि नहीं करता बताओ? पूर्ण संख्याओं में बिल्कुल करता है, प्रदर्शित पूर्ण संख्याओं में। तो बताओ क्या क्वेश्चन रहेगा इसका? क्या रहेगा? ये इसकी व्याख्या तो नहीं कर रहा, तो ये रहेगा ये वाला, ये कि ए सही है, बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम बात करें ए बिल्कुल सही है, और आर ए का सही तर्क भी है, रिलेट कर रहा है। ए सही है ए की, और जो ये आर है ना, ये इसकी व्याख्या भी कर रहा है। आगे आ जाओ, इस पर पता लगेगा। परमाणु द्रव्यमान मात्रक को कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12, मैंने अभी बताया। तो कार्बन 12 ग्राम इंटू C12 ऑफ आइसोटॉप, यानी कार्बन 12 के समस्थानिक के 12वें भाग बराबर होता है किसके बताओ? मोल के। कार्बन 12 समस्थानिक कार्बन का सर्वाधिक व्याप्त समस्थानिक है, सर्वाधिक व्याप्त समस्थानिक है, और इसे मानक चुना गया है। देखो मानक तो चुना गया है भाई इसको, ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है। मानक तो है, इसी से हम निकालते हैं, ठीक है। लेकिन देखते हैं, तो ये भी सही है, कथन भी सही है, और तर्क भी सही है। लेकिन जो आर है ना, वो इसकी व्याख्या नहीं कर रहा, ये को रिलेट नहीं कर रहा, इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा? सेकंड होगा। अगला थर्ड। अच्छा ये भी भर गया, चलो सेव करो, सेव एज। सेव एज में देखो भाई, ये आपको भी हो जाएगा। चले? अरे अभी नहीं हुआ क्या? ये रहा 40वां सवाल, देखो। ये कह रहा है कि इसमें सार्थक अंक 3 है और इसमें सार्थक अंक 1 है। तो किसी भी अंक में दाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं दशमलव के, परंतु उनके लिए शर्त है कि वे दशमलव के कहाँ होने चाहिए? दाईं ओर होना चाहिए। तो क्या होगा इसमें बताओ? आपने पढ़ा हो तो सार्थक अंक।
क्या कह रहा है कि 0.000 में सार्थक अंक 3 है और इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 1। किसी अंक के अंत में या दाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं, परंतु उनके लिए शर्त है कि वे दशमलव के क्या दाईं ओर स्थित होने चाहिए। इसका मतलब क्या ऑप्शन होगा इसका, इसमें कह रहा है दशमलव के दाईं ओर स्थित ना हो। किसी अंक के अंत, देखो किसी अंक के अंत में या दाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं, परंतु उनके लिए यह शर्त है कि वे दशमलव के दाईं ओर स्थित ना हो। अरे भैया होने चाहिए दशमलव के दाईं ओर, तो ए सही है और आर क्या है, गलत। भाई साहब मैथेन का दहन करवा रहे हैं, अरे करवा लो भाई साहब दहन, इसका सस्ते में हो जाएगा अभी तो, और नहीं तो दिक्कत आएगी। यही है मैथेन के दहन का समीकरण, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, 1 नंबर में क्वेश्चन भी आता है। चलो तो बताओ कौन सा ग्राम है, बैलेंस कर लें, यहाँ का लगा लें 2 ग्राम लगा लें, और दो यहाँ लगा लें 2, बोलो कोई दिक्कत तो नहीं। ये कितने ग्राम होगा, 12 और 4 कितने ग्राम, 16। ठीक है, 2 गुणा 32 ग्राम, बोलो ये 44 ग्राम, और ये बोलो 2 गुणा 18 ग्राम। देखियो भाई साहब 16 ग्राम से कितने जल मिल रहा है, 2 गुणा 18 ग्राम। देखियो कि 16 ग्राम मैथिन से 18 ग्राम जल देता है, ये गलत है, ये गलत है। तो बताओ ये गलत कौन सो में है, ये तीसरा ऑप्शन सही होगा, मैं देखने की जरूरत ही ना। मैथेन के दहन में जल एक उत्पाद होता है, बिल्कुल उत्पाद तो होता है जल, लेकिन 16 ग्राम से कितना मिलता है, 2 इंटू 18 ग्राम आपको प्राप्त होता है। ये भी आपके समाप्त हो गए क्वेश्चन। चलें आगे, अगला क्वेश्चन। अरे भाई बड़े बड़े सवाल आ गया, करोगे क्या बड़े बड़ों को भी, चलो करा देते हैं, सब कुछ कराएंगे आपको। कि एक पात्र में 1.6 ग्राम डाई ऑक्सीजन एसटीपी पे है, तो एसटीपी पे है ना, तो प्रेशर प्रेशर P1 वायुमंडलीय दाब कितना दे रखा है, 1 atm है, और इसका टेम्परेचर टेम्परेचर कितना दे रखा है, T1 बराबर कितना दे रखा है, 273.15 केल्विन है। अब इस गैस को स्थिर ताप पर किसी अन्य पात्र में स्थानांतरित किया जाता है, टेम्परेचर यही है, कांस्टेंट है, तो दाब पहले का आधा हो जाता है, दाब पहले का आधा हो जाएगा। बोलो मैं कर रहा हूं जो सही है क्या, 0.5 atm हो गया। बताओ यहां तक कोई समस्या हो तो, दाब पहले का क्या हो गया, आधा हो गया। चलो कह रहा है कि भाई नए पात्र का आयतन ज्ञात करो, तो आयतन तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन एक चैप्टर हुआ करता था क्लास 11th में, स्टेट ऑफ मेथड, अभी भी ये शायद हटा नहीं, पदार्थ की अवस्थाएं, वहां हम पढ़ाएंगे आपको वॉयल का नियम। और वॉयल के नियम में क्या होगा आपको पता लग जाएगा, वॉयल के नियम में कि वो कैसे हम सवाल को करेंगे। तो वॉयल का नियम क्या होता है, मैं बताऊं आपको, कि P1 V1 बराबर होता है P2 V2। मुझे V2 निकालना है, तो बोलो P1 V1 डिवाइडेड बाई क्या आएगा, P2। तो P1 बोलो, P1 प्रेशर बराबर कितना है, 1 atm। V1 कितना है, सर V1 तो निकालो, V1 तो है ही नहीं अपने पास, चलो अभी रहने देते हैं। सर प्रेशर P2, सर P2 तो आपका है, P2 कितना है, 0.5 है, तो सर V1 तो है ही नहीं हमारे पास, तो V1 कैसे निकालेंगे हम, भाई मुझे V1 तो निकालना पड़ेगा, पर रिएक्शन से, अब V1 कैसे आएगा, आयतन रिएक्शन से आएगा, और रिएक्शन कैसे है जरा सुनो आप सामने। देखो कि एक पात्र में डाई ऑक्सीजन, अब इस गैस को किसी एक पात्र में 1.6 ग्राम डाई ऑक्सीजन एसटीपी पर वायुमंडलीय दाब इतना है। अब इस गैस को स्थिर ताप पर किसी अन्य पात्र में स्थानांतरित किया जाता है, और दाब पहले का क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो आपको निकालना पड़ेगा क्या, B1। ऑक्सीजन है, डाई ऑक्सीजन O2 है, आपको पता है कि ऑक्सीजन होता है 32 ग्राम, 32 ग्राम से एसटीपी पे कितना लीटर मिलता है, 22.4 लीटर मिलता है आयतन। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये बात आप जानते हो, क्योंकि एसटीपी पर 1 मोल गैस का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। तो हमारे पास कितना ग्राम है, इतना ग्राम, तो 1.6 ग्राम से कितना मिलेगा, बोलो 22.4 डिवाइडेड बाई 32 इंटू कितना मिलेगा, 1.6। सर मैं बताऊं आपको, थोड़ा वीडियो हमारी बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं कैलकुलेशन आपको बता देता हूं कितना मिलेगा, 1.12 लीटर मिलेगा, यानी अपने पास क्या आ गया, V1 आ गया। तो V1 आ गया तो वैल्यू रख दो V1 की, इस वैल्यू को उठा के यहां से यहां पुट कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा बताओ, V2 आ जाएगा, नए पात्र का आयतन आ जाएगा। सर वो कह रहा है कि डाई ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए, अणुओं की संख्या पूछ रहे हैं, अणुओं की संख्या कैसे निकालेंगे बताओ, अरे यही कर दूं क्या,
कलर चेंज कर लेते हैं। अणुओं की संख्या बोलो, मुझे याद है ना, मोल बराबर ग्राम में मात्रा बटे कौन सा भार, बताओ, अणु भार। तो ग्राम में मात्रा बता दो कितनी है, ग्राम में मात्रा बताओ कितनी है, कितनी दे रखी है क्वेश्चन में, 1.6। अणु भार डाई ऑक्सीजन का कितना ग्राम होता है, 32 ग्राम होता है। ये आगे मोल, और अणुओं की संख्या पूछ रहे हैं ना, तो अणुओं की संख्या है तो 1.6 इंटू 32 मोल, और अणुओं में तो किससे गुणा कर दूंगा बताओ, मैं Na से गुणा कर दूंगा, और Na से जैसे ही गुणा करूंगा तो वैल्यू अपने पास आ जाएगी, डायरेक्ट हो जाएगा सवाल। चलो बहुत इजीएस्ट है भाई, करने वालों के लिए तो इजी है, कोई टेस्ट में दूंगा ना तो पता लगेगा आपको। चलो ये भी देख लेते हैं भाई, कैल्शियम कार्बोनेट की जलीय HCl के साथ से निम्नलिखित ये बनता है, बनने तो क्या फर्क पड़ रहा है भाई साहब, कुछ नहीं पड़ रहा, अरे गुरुजी पड़ रहा है ना, 1000 ग्राम है, चलो कोई बात नहीं। वो कह रहा है कि इसकी मोलैरिटी इतनी है, मोलैरिटी कितनी है इसकी, इतनी है ना, और 250 ml है, CaCl2 का कितना द्रव्यमान बनेगा, और सीमांत अभिकर्मक बताओ, अभिक्रिया में बने CS के मोलों की गणना और करो। बड़े भारी सवाल पूछ रहा है भाई बच्चों से, इतने बड़े बड़े सवाल क्यों पूछ रहे हो भाई, दिक्कत आ जाएगी दोबारा फिर क्वेश्चन कि इसके ग्राम में इतने ग्राम के साथ इसकी मोलरिटी इतनी है, HCl के 250 ml से क्रिया करता है तो इतना बनता है, तो क्या बनेगा। अच्छा अब सुने, सीमांत अभिकर्मक भी पूछ रहा है, LR भी पूछ रहा है, पहली बात तो ये देख लो आप, तो ध्यान से सुनो, पहले तो हम LR निकालेंगे, और LR कैसे निकालेंगे जरा देखो आप सामने। LR कैसे निकाल सकते हैं कि इसकी ग्राम में मात्रा इतनी है, इसके ग्राम में मात्रा कितना हो गया बताओ, हाइड्रोजन 36.5, तो 36.5 इंटू 2 कर दो, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12 और 1 13, लगभग कितने ग्राम आ गया, 73 ग्राम, ठीक है ना, ये आपके पास इतनी है, 73 ग्राम अपने पास आ गया। अगर हम इसके मोल निकाल लें तो काम हो सकता है हमारा, क्योंकि मोल अगर मेरे पास आ गए तो मोल से मैं LR निकाल लूंगा, और LR से वो रिएक्शन फिक्स हो जाएगी। एक सेकेंड, तो देखो एक बार बताओ, तो सुनो ध्यान से, और मैं आपको क्लियर कर दूं अच्छे से, ध्यान से सुनना भाई, अब सवाल को एक एक सवाल करवा रहे हैं। देखो कि ये 1000 ग्राम है, मैं यहां लिख रहा हूं रिएक्शन को, मैं देखो यहां समझ में आएगा आपको, ये समझ में आएगा, ये कितने ग्राम है, 1000 ग्राम, ग्राम में मात्रा बटे अणुवार, इसका अणुवार है 100, तो मोल आ गए क्या, 10 मोल आ गए इसके, आगे 73 है, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार, अब इसका अणुभार, इसकी मोलैरिटी कितनी दे रखी है, 0.76 कैपिटल एम। तो देखो आपको पता है मैं कैपिटल एम का फॉर्मूला जानता हूं, ध्यान से देखते जाना भाई 11th वालों, ग्राम में मात्रा बटे अणुभार इंटू विलियन का आयतन ml में गुणा कितने से करूंगा बताओ, 1000 से, तो मैं ग्राम में मात्रा निकाल लूं इसकी, बोलो मोलैरिटी इंटू मोलर द्रव्यमान इंटू विलियन का आयतन बटे कितना, बोलो 1000, मोलैरिटी 0.76, ग्राम में अणुभार कितना ग्राम, 73 ग्राम, आयतन कितना ग्राम, 250 ml बटे कितना आ जाएगा, 1000। इसकी कैलकुलेशन मैं बता रहा हूं आपको अभी, ठीक है ना, करेंगे है ना, तो आपके पास ये आएगा, है ना, लगभग लगभग इसकी कैलकुलेशन में आपको करके बताते हैं, एक सेकंड वेट करें, अभी रुको आप, थोड़ा सा रोक देते हैं, चलो, या फिर ऐसा करो आप डायरेक्ट, अगर यहाँ से आप मोल निकाल लो डायरेक्ट, है ना, करना चाहो तो यहाँ से भी हो जाएगा, फिर भी हमें मोल ही निकालना है, एटलीस्ट ग्राम में मात्रा आएगी, फिर ग्राम में मात्रा को अणुभार से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मोल निकाल लो आप, तो मोल का फॉर्मूला क्या बन गया, एन बराबर क्या हो गया, एन वाई कितना, 250 गुणा कितने से कर दूंगा, बोलो 1000 से, तो मोल बराबर क्या आ गया, 0.76 इंटू 250 इंटू क्या आ गया, बोलो 1000 बटे 250 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा बताओ, 1000। देखो इसके मोल आगे 0.19, अब कोई दिक्कत नहीं है, आप कंफ्यूजन में मत आओ, कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ से ग्राम में मात्रा निकाल लेना, ग्राम में मात्रा जब निकल जाए तो उसको डिवाइड कर देना अणुभार से, जैसे ही आप अणुभार से डिवाइड करोगे ना तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये भी क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा, ठीक है, एक सेकंड रुको, ठीक है, ध्यान से सुने, ठीक है, तो मोल इतने आए, अब देखो मोल आ गए तो LR निकालो, अब मेरे साथ आओ आप, LR निकालेंगे, तो LR बोलो मोल बटे स्टाइक्योमेट्रिक कॉफिशिएंट 10/1 बराबर वैल्यू 10, मोल कितने आए 0.19 डिवाइडेड बाई स्टाइक्योमेट्रिक, ये वैल्यू न्यूनतम आएगी, लोएस्ट वैल्यू आएगी, LR यही होगा क्या,
तो इसी से प्रोडक्ट बनेगा क्या, तो बोलो 2 से कितना बनता है, 1 बनता है, 2 मोल से कितना 1, तो 0.19 से कितना बनेगा 1/2 इंटू 0.19। ध्यान रखना कैलकुलेशन मैं बता रहा हूं आपको अभी, इसकी जो कैलकुलेशन हमने कर रखी है वो आएगी आपके पास कितनी 0.095, 0.095 के मोल आएंगे ऑफ, किसके आएंगे बोलो CaCl2 के, CaCl2 के मोल आ गए। जब CaCl2 के मोल आ गए तो पहली बात मोल आ गए तो मोल से मैं ग्राम में मात्रा निकालूंगा, क्योंकि मोल बराबर क्या होता है बोलो ग्राम में मात्रा बटे कौन सा भार होता है बताओ, अणु भार होता है। तो मोल बराबर क्या हो गया ग्राम में मात्रा, अपने पास ये मोल आए तो ग्राम में मात्रा बटे अणु भार, तो ग्राम में मात्रा बराबर क्या हो जाएगा बोलो मोल इंटू कौन सा भार आएगा अणु भार। मोल कितने आए 095 और अणु भार CaCl2 का, ये भी मैं बता दूं कैल्शियम का होता है कितना 40 और इसका होता है कितना 35.5 और 35.5 और 40 लगभग कितना हो गया 71, 5 5 10 5 11 है ना 71, 1 7 4 11 111 ही है ना, 111 यहाँ रखेंगे आप और गुणा करेंगे कितने से 111 से, तब आप मुझे आंसर बताओगे इसका। भाई साहब जरूर बताएं है ना, मेहनत की है, फिर दोबारा से रिपीट करूं मैं आपको। देखो सबसे पहले आप ग्राम में मात्रा निकाल, इसके मोल निकाल लेना, इसके मोल निकाल लिए, इसके मोल निकाल लिए, मोल को LR से डिवाइड कर देना, जिसकी वैल्यू न्यूनतम होगी वही LR होगा, उसी को रिलेट कर देना, 2 से 1 बनता है तो इतने से कितना बनेगा, वो तो ग्राम में मात्रा आ गई। और ध्यान रखना जब ग्राम में मोल आ जाएंगे तो मोल से हम ग्राम में मात्रा निकाल लेंगे, जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया। चलें आगे, क्या रहा है गुणित अनुपात के नियम को परिभाषित कीजिए तथा इसके यह नियम परमाणुओं के अस्तित्व को किस प्रकार इंगित करता है, ये भी आप बता सकते हो। गुणित अनुपात का नियम क्या होता है खूब अच्छे से बता दिया मैंने, फिक्स रेशियो में क्रिया करता है, पीछे भी बताया है आपका गुणित अनुपात का नियम, CO का CO2 का है ना, 2 ग्राम हाइड्रोजन जल के साथ के ऑक्सीजन के 32 ग्राम के साथ 16 ग्राम के साथ और 2 ग्राम कितने के साथ 32 ग्राम के साथ जब क्रिया करती है तो सीधा डायरेक्ट आपका काम होता है। एक लास्ट सवाल और है अभी, क्वेश्चन नंबर क्या है 4-5, क्या कहता है कि एक बक्से में लाल रंग की कुछ गेंदें एक समान है। देखो मैं आपको कुछ नहीं कर रहा, हमारे पास क्या है, एक तो है AV, देखो मैं कराता हूँ बहुत अच्छे से, एक है अपने पास AV2, एक है अपने पास A2B, एक है अपने पास A2B3, यही है ना। A का भार दे रखा है, B का भार दे रखा है, A का भार है 2 ग्राम, B का भार है कितना ग्राम 5 ग्राम। मैं निकाल लूँ इसका, इसका भी कितना हो जाएगा 2 ग्राम, इसका कितना ग्राम हो जाएगा 4 ग्राम, इसका कितना ग्राम हो जाएगा 4 ग्राम, 5 ग्राम है ना, तो 5 दूनी 10 ग्राम, इसका कितना ग्राम हो जाएगा 5 ग्राम और इसका 5 दिया 15 ग्राम। बोलो होगा कि नहीं होगा, मैंने बाहर निकाल लिया इन सब का, निकाल लूंगा क्या। चलो एक और चीज ध्यान से सुनेंगे आप, देखो AB है अपने पास, ये चीज है। अच्छा सुनो, देखो मैं इसको फिक्स बना लूं, क्या मैं इसमें 2 का गुणा कर दूं क्या, जैसे ही मैंने इसका 2 का गुणा किया तो ये क्या हुआ, फॉर्मूला ध्यान से सुनना, क्या बना A2B2 बना, तो 2 दूनी क्या हो गया 4, तो ये 4 ग्राम आ गया, फिर 2 का गुणा B में किया तो ये कितना ग्राम आ गया 10 ग्राम। नया वाला सुन लो, मैं मार्कर चेंज करके लिख रहा हूँ। अच्छा इसमें भी करोगे क्या, बिल्कुल करेंगे, इसमें भी 2 का गुणा करो, तो बोलो क्या बना A2B4 बना क्या, तो 2 का गुणा इससे किया 2 से, तो वो भी कितना ग्राम 4 ग्राम, और फिर आपके पहले 10 ग्राम था, देखो पहले कितना आया था 5, अब 2 हो गए, पहले कितने थे 2, तो डबल हो गए ना, 10 इंटू 2 कर दो तो कितना हो गया 20 ग्राम। बोलो यहाँ 4 ग्राम कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ 5 ग्राम कोई दिक्कत नहीं, यहाँ 5 ग्राम, अभी फिक्स बना के नहीं बना 4 ग्राम। तो देखो इस 4 ग्राम के साथ क्रिया करने वाली काम देखो आप, 4 ग्राम के साथ कितना ग्राम है 10 ग्राम, 4 ग्राम के साथ कितना ग्राम है 20 ग्राम, 4 ग्राम के साथ कितना ग्राम है 5 ग्राम, और 4 ग्राम के साथ कितना ग्राम है 15 ग्राम। बोलो अब इसको काट लो, 5 एकम 5, कलर चेंज करते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौको 20, अनुपात बोलो जरा, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4, बोलो 4 में रिएक्शन हो रही है कि नहीं हो रही, अगर 4 में रिएक्शन हो रही है तो कौन सा नियम होता है बताओ, ये वही है आपका मल्टीपल प्रोपोर्शन एप्लीकेशन, ये भी आप कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और हमने लगभग पार्ट 2 हमने डिस्कस कर लिए बेटा, एक एनसीईआरटी का ये वाला पार्ट और एक हमने ये वाला, अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर चल रहा है, जैसे ही वो कंप्लीट होगा हम उसकी भी वीडियो आपके सामने अपलोड कर देंगे यहाँ से, तो आप वहाँ देख पाओगे, तब तक आप इसके नोट्स बनाइए
है ना। कोई भी क्योरी होती है, आपको लगता है तेज पढ़ा है, इसलिए तेज पढ़ाया थोड़ा सा कि मैंने पढ़ा रखा है आपको, तो सिंपल है। इनसे भी हार्ड टाइप के क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। आपकी वीडियो अगर आप देखोगे ध्यान से तो इससे भी अच्छे अच्छे सवाल हमने डिस्कस कर रखे हैं। आप आराम से स्लो मोशन में आराम से देखते रहें, नोट्स बनाते रहें। ध्यान रखना कॉफी में आपकी जब कोर्स आपका क्लोज होगा तो आपको पूरी एनसीईआरटी ऑन टिप्स होनी चाहिए, और वो हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि अगर आपने ईमानदारी से काम किया है ना तो बहुत बहुत लाभ होगा। और हमें बताइए आपको कैसा लगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।